व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इशू को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया करके अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 2 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है कोल्ड कंफर्ट। यदि आज के एडिटोरियल को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से तो बच गया, लेकिन उसे सीमा पार आतंक के मुद्दे को अभी भी संबोधित करने की जरूरत है। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि से लिंक करके देखा जा सकता है। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। इस्लामाबाद एक बार फिर गहरी निराशा का शिकार हुआ जब पेरिस में अवस्थित 39 सदस्यीय वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने उसे सघन निगरानी के ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया और पाकिस्तान को अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिए पुनः 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में FATF की जो बैठक है वो हुई थी और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को अभी भी मॉनिटरिंग की और आवश्यकता है, उसके ऊपर और मॉनिटर किए जाने की आवश्यकता है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट जो है FATF की उसी में बनाए रखा। अब FATF की 2 लिस्ट हैं, एक ग्रे और एक ब्लैक। ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज जैसे कि आपके नॉर्थ कोरिया हो गए, आपका ईरान हो गया, ये आते हैं। किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलती है, पूरे तरीके से इनको कट कर दिया जाता है विश्व भर से। ओके, और ग्रे लिस्ट में आपके पास यहाँ पे भी आपके पास प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो सख्ती है वो ब्लैक लिस्ट जैसी नहीं होती है। अपना इस फैसला को सुनाने के बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान को अतिरिक्त 3 महीने का समय और दिया जा रहा है, जहां पर उसे टेरर फंडिंग जो है उसके संदर्भ में काम करने की ज्यादा आवश्यकता है। एक 27 सूचीय कार्यक्रम था, उस 27 सूचीय कार्यक्रम में यह कहा गया कि बाकी सभी में पाकिस्तान ने काम किया है। 24 ऐसे डायमेंशंस, 24 ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर पाकिस्तान ने काम किया है, लेकिन 3 पॉइंट अभी विशेष है जहां पर पाकिस्तान को और अतिरिक्त काम करने की आवश्यकता है। 2015 में उसे सूची से बाहर निकाल जाने के बाद जून 2018 में पाकिस्तान को पुनः इसमें शामिल कर दिया गया था और उसे 27 बिंदुओं पर कार्रवाई की अपेक्षा की गई थी। अब देखिए, 2008 से 2015 ये जो ड्यूरेशन था, पाकिस्तान ने FATF की ग्रे सूची में बिताया। उसके बाद दोबारा 2018 जून से लेकर के अभी तक पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट में ही बैठा हुआ है और ये कहा गया कि भाई अगर आपको इस ग्रे लिस्ट से निकलना है तो ये 27 बिंदुओं की कार्रवाई सूची दी गई और उससे कहा गया कि आप इसके ऊपर काम करिए और जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी वैसे ही हम लोग इनिशिएटिव डिसीजन आपके ऊपर लेंगे। 25 फरवरी को FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने कहा, यद्यपि पाकिस्तान ने कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन 27 बिंदुओं में से अब भी 3 बिंदु ऐसे हैं जिन्हें आंशिक रूप से ही संबोधित किया गया है। यह बात जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई बाकी मुद्दों पे तो काम किया है, लेकिन 3 मुद्दे ऐसे बताए गए जहां पे सिर्फ आंशिक रूप से काम हुआ है और अतिरिक्त काम किए जाने की आवश्यकता है। अब ये तीनों के तीनों जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग, आतंकी वित्त पोषण से संबंधित हैं। यदि वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो निकाय ने उन कार्यों को सूचीबद्ध किया है जिन पर अभी भी कार्रवाई की जानी बाकी है। इनमें आतंकी वित्त पोषण के अभियोजन का सटीक, प्रभावी और हतोत्साहनकारी निपटान, सुरक्षा परिषद द्वारा नामित आतंकवादी जिसमें लश्कर-ए-तोयबा का संस्थापक हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर और अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी समूह के नेता शामिल हैं और अल-कायदा से संबंधित सभी आतंकवादियों के विरुद्ध वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करना शामिल है। अब देखिए, यहाँ पर जो बात की गई, जो मुद्दे हैं जहां पे पाकिस्तान को और कार्य करने की जरूरत है, पहला वो तो है आतंकी वित्त पोषण। आतंकी वित्त पोषण को पूरे तरीके से खत्म करना ये जरूरी है।
साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई सारे जो आतंकवादियों के जिनको नामित किया है उनके ऊपर और ज्यादा कड़ी कार्रवाई। देखिए, उनको गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन किया गया उनको गिरफ्तार आतंकी वित्त पोषण के मामलों में, जबकि ये सब लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व है भारत के ऊपर हुए कई सारे आतंकी हमलों में। इसके अलावा जो अलकायदा से संबंधित आतंकवादी हैं उनका जो वित्त पोषण हो रहा है उसको पूरे तरीके से खत्म करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने इस निर्णय को सबसे मुखर विरोध किया है। यहां तक कि एफएटीएफ के हेग स्थित ये कहा है कि एफएटीएफ को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस आधार पर घसीटने तक की सलाह दी है कि कार्रवाई सूची के लगभग अधिकांश बिंदुओं को पूरा कर लेने वाले देश ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लिए गए हैं। अब भाई, जब ये फैसला आया तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और ऐसे ही डिसअपॉइंटमेंट को सबसे ज्यादा जो प्रस्तुत किया गृह मंत्री, जो पूर्व गृह मंत्री थे रहमान मलिक। उन्होंने ये डायरेक्टली कहा कि ये पाकिस्तान के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि भाई, एफएटीएफ को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि हेग में स्थित है वहां तक ले जाने की बात कही। क्यों? क्योंकि उनका कहना यह था कि ऐसी ही सूचियों में जो पूर्व में कई देशों को दी गई है उन देशों ने अधिकांश पे काम किया, कुछ उनके पॉइंट्स रह गए, फिर भी उनको ग्रे सूची से निकाल दिया गया। रहमान मलिक ने एक आंकड़े के अनुसार ये कहा कि जब पाकिस्तान पूरे ड्यूरेशन में ग्रे लिस्ट में रहा है, यानी कि 2008 से लेकर के 2015 और 2018 जून से लेकर के अभी तक, उस पूरे के पूरे अंतराल में पाकिस्तान ने लगभग 38 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान जो है वो झेला है। इस्लामाबाद के लिए यह मामूली राहत ही रही कि एफएटीएफ प्रमुख ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने से इनकार कर दिया और कहा कि पाकिस्तान ने अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति की दिशा में प्रगति की है और उसे ब्लैकलिस्ट में रखने जैसा चरम कदम उठाने का उपयुक्त समय नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो सबसे खुशी की बात यह है कि एफएटीएफ ने यह साफ तौर पर मना किया कि अभी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को जिस डायरेक्शन में काम करने के लिए कहा गया था, पाकिस्तान उस डायरेक्शन में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, और यदि आगे भी अच्छा काम करेगा तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई, जो ब्लैकलिस्ट में होते हैं कंट्री, किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं। श्री प्लियर ने यह कहा है, मार्कस प्लियर जी ने यह कहा है कि पाकिस्तान को जून 2021 तक का और समय दिया जा रहा है और देखा जाएगा आने वाली मीटिंग में कि पाकिस्तान के स्टेटस को आगे क्या देना है, ग्रे लिस्ट में रखना है या बाहर निकालना है उसको ग्रे लिस्ट से, या फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देना है। आगे का रास्ता 25 फरवरी को ही सैन्य अभियान महानिदेशक द्वारा नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम समझौते का सख्ती से पालन करने के निर्णय का खुलासा मीडिया के समक्ष किया गया और सरकार ने इस बात का खंडन नहीं किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क में थे। अब देखिए, हमने भी देखा 25 फरवरी को यह फैसला लिया गया कि भाई, सीमा पर इस समय सीज फायर को, युद्ध विराम को जो समझौता है उसके लिए संदर्भ में बात हुई। भारत सरकार भी चाह रही है कि भाई, ये जो मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसका निपटारा बातचीत करके हो। संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों के बीच हिंसा का कारण बनने वाले प्रमुख मुद्दों को हल करने की बात कही गई, जिससे संकेत मिलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत जारी रह सकती है। देखिए, जो वार्ता हुई, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई, उसके तहत यह कहा जा रहा है कि जिन कारणों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विद्वेष है, उन मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी, उन मुद्दों को खत्म करने की बात की जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं भारत का भी रुख साफ होता है कि भारत भी चाहता है पाकिस्तान से बात करना, भले कैसा भी हम लोग कहें है हमारा पड़ोसी है। तो इसलिए उस दिशा में भारत एक लीडर की तरह एक्ट कर रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच किसी भी तरीके की राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंध नहीं है। एफएटीएफ दिशा निर्देशों के अनुरूप आतंकवादियों और उनके वित्त पोषकों के विरुद्ध सफल कार्रवाई करना स्वयं पाकिस्तान के हित में होगा। अब यदि भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो एक लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में ना ही कोई राजनीतिक संबंध है, ना ही किसी तरीके का व्यापारिक संबंध है, ना ही किसी तरीके का सांस्कृतिक संबंध है, ना ही कोई खेल संबंध है। अब यदि पाकिस्तान चाहता है कि इन सब चीजों पे दोबारा से एक बार काम हो सके, तो जरूरी है कि वो अपने यहाँ आतंकी वित्त पोषण की घटनाओं को कम करें और आतंकी संगठनों को पालने की ये जो उसकी प्रैक्टिस रही है उसको पूर्णतः खत्म करें। यदि पाकिस्तान एफएटीएफ की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए शेष कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई की पूर्ति करता है तो अगले कुछ महीनों में ऐसा उम्मीद की जा रही है कि
पाकिस्तान और भारत दोनों के देशों के बीच में एक वार्तालाप हो सकती है दोबारा से, क्योंकि सीमा पार आतंकवाद और आतंकी वित्त पोषण ही वह प्रमुख विषय हैं जहां भारत भी पाकिस्तान की कार्रवाई की अपेक्षा रखता है और इन्हें ही किसी संवाद की शुरुआत करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में देखता है। ये देखिए, भारत की कंडीशन बहुत सिंपल हो गई है। अब भारत अब तभी पाकिस्तान से बात करेगा जब पाकिस्तान आतंकी संगठनों के ऊपर एक्शंस लेगा, आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लेगा। यदि ऐसा नहीं करता तो कोई बातचीत की संभावना नहीं है। भारत ने ये शर्त रखी है। तो यदि पाकिस्तान ऐसा करता है इनिशिएटिव, तो ये उसके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि भारत का समर्थन, भारत के साथ यदि वो व्यापार रखता है या सांस्कृतिक संबंध बनाता है, तो उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा है, पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित प्रीलिम्स परीक्षा में जो आपके कुछ सवाल बन सकते हैं वह हो सकते हैं कि भाई ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट के बीच में फर्क पूछ सकते हैं आपसे, या FATF के कितने सदस्य हैं, FATF का हेडक्वार्टर कहां पर है, इत्यादि। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।